नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में बस्ती से आपका प्यारा दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव एक बार फिर आपके लिए हाजिर है। आज हम बात कर लेते हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन की। बार बार पेशाब का रुक जाना, पेशाब बूंद बूंद करके गिरना, पेशाब की अनुभूति ना होना, पेशाब का अपने आप गिरते रहना, ये तमाम कारण मन के हार है और मन के जीते जीत। हमारा मन किसी भी रोग के प्रति अगर गंभीर हो गया है तो रोग हमारे शरीर को परेशान करता है और कभी कभी मन हमारे रोग से बहुत दूर चला जाता है। मन का तात्पर्य हमारे मानसिक संवेदनाओं से है। मन का तात्पर्य हमारे मस्तिष्क के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके नियंत्रण से है। यानी जब हमारा किसी रोग के प्रति गंभीर हो जाता है तो रोग भी गंभीर हो जाता है, और जब मन हमारा प्रसन्न रहता है, रोग कितना भी गंभीर हो तो रोग आधा तो दूर हो जाता है। इसीलिए मैं अपने चिकित्सक साथियों से बार बार ये कहता हूं कि आप अपने रोगी के मन को जीतने का प्रयास कीजिए। तो रिटेंशन ऑफ यूरिन के पहले हम काज जान लें। रिटेंशन ऑफ यूरिन का मतलब हमने आपको बताया कि यूरिन का बूंद बूंद करके गिरना, रुक रुक कर गिरना, दर्द के साथ गिरना, या कभी कभार अपने आप यूरिन का पास हो जाना बूंद बूंद करके और रोगी को मानसिक रूप से वो तैयार ना हो सके। अब इसमें सबसे पहला काज हम ले लेते हैं कि महिला और पुरुष के जो यूरेथ्रा है दोनों की प्राकृतिक बनावट अलग अलग है। प्रकृति ने महिला का यूरेथ्रा लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा रखा है और पुरुष का यूरेथ्रा लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तक अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग एटमॉस्फेयर में अलग अलग यूरेथ्रा की लंबाई है। हमारे यूरिन का बूंद बूंद करके गिरना यानी हमारे यूरेथ्रा में कोई ऑब्स्ट्रक्शन होना। पहला काज तो हो सकता है कि यूरेथ्रा में सिकुड़न आ गई हो, यूरेथ्रा के अंदर की नली या ट्यूब आपस में स्टिक कर गई हों, मुड़ तुड़ गई हों किन्हीं कारणों से, जिसे हम यूरेथ्रल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। दूसरा काज हो सकता है यूरिनरी ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो, सेक्सुअल इन्फेक्शन हो। विशेष करके महिलाओं में चूंकि यूरेथ्रा की लंबाई कम होती है, यूरेथ्रा और वैजाइना दोनों आपस में एक दूसरे के कनेक्टेड होते हैं और वहाँ से सर्वाइकल तक का पूरा स्पेस इन्फेक्शन से जूझता रहता है। या यूँ कहें कि महिलाओं में इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा इसलिए होते हैं। पुरुषों में यूरेथ्रा की लंबाई ज़्यादा भी होती है और पुरुष चूँकि पेशाब को दूर तक गिरा सकते हैं, महिलाओं को बैठ करके यूरिन पास करना पड़ता है, जिससे उनके चांसेस इन्फेक्शन के आसपास, टॉयलेट के आसपास की फर्श अगर साफ़ नहीं है या विशेष परिस्थितियों में इन्फेक्शन वहाँ पे आसपास ज़्यादा है, वायरस का या बैक्टीरिया का या फंगस का, तो तमाम काज ऐसे होते हैं कि इसीलिए महिलाओं में और पुरुषों में रिटेंशन ऑफ यूरिन या मूत्र का कम बनना, पेशाब का रुक जाना, ये काज अलग अलग हो सकते हैं। महिलाओं में अगर 3 महीने 4 महीने की प्रेगनेंसी है या गर्भ है और अचानक यूरिनरी ब्लैडर खाली कर दिया जाए तो गर्भ के नीचे गिर जाने का या लटक जाने का भी गर्भाशय के डर रहता है। इसीलिए एक झटके में यूरिनरी ब्लैडर को खाली भी नहीं करना चाहिए। और अगर कभी कभी ऐसा होता है पुरुषों में कि प्रोस्टेट ग्लैंड का प्रेशर पड़ जाता है यूरेथ्रा पर, प्रोस्टेट ग्लैंड 50-60 साल के आसपास के लोगों का प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ने लगता है और बढ़ने के कारण यूरिनरी ब्लैडर पर और यूरेथ्रा पर उसका असर दोनों साइड में दबाव पड़ने लगता है। काज कोई भी हो, कभी कभार हिस्टीरिया के जो पेशेंट होते हैं वो मानसिक रूप से इतने स्वस्थ नहीं होते हैं कि उन्हें पेशाब करने की अनुभूति नहीं होती और बूंद बूंद करके पेशाब चूने लगता है। किसी ऐसे रोग से पीड़ित व्यक्ति जिसका ऑपरेशन किया गया हो, कमर के आसपास का, महिलाओं का जो है सिजेरियन ऑपरेशन किया गया हो तो जो एनेस्थीसिया के जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं कमर के आसपास, तो कमर के आसपास की जो तंत्रिकाएं हैं वो शून्य हो जाती हैं।
या सेंसलेस हो जाती हैं, तो फिर कमर के पूरे क्षेत्र में जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा के सारे पार्ट हैं, वहाँ पे जो सेंसेशन का काम है वो बिल्कुल न्यूट्रल, जिसको कह सकते हैं न्यूट्रल हो जाता है। तो कभी कभी ये अनुभूत नहीं होती है कि हमारे पास 38 ही मेडिसिन है, मूल औषधियाँ, और 38 औषधियों से हमको हजारों नाम या लाखों नाम वाले रोगों की दवा करनी है। हर तरह के रोगी हमारे पास आते हैं, वही दवाएं हमारी घूम फिर के इधर से उधर आती हैं। अन्य चिकित्सा पद्धतियों में दवाओं के नाम ज़्यादा हैं, काम भले उनके सीमित हों लेकिन नाम बहुत ज़्यादा हैं, और वो उसी नामों को भुनाते हैं, अलग अलग रोगों के नाम से अलग अलग दवाओं को कह करके वो भुनाते हैं। हमारे पास लोकप्रियता हासिल करने के लिए केवल 38 मेडिसिन है, और हम उन 38 मेडिसिन को अपने बॉडी के स्ट्रक्चर के आधार पे, हम सिस्टम के आधार पे हम उनको डिवाइड कर लेते हैं। तो हम सिस्टम को चेक करते हैं, जैसे अब रिटेंशन ऑफ यूरिन में सिस्टम हमारा क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, हम इस पर भी चर्चा भी आगे कर रहे हैं। कि हमने भी आपको काज बताया कि जो मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्ति होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, हाइपरटेंशन में होते हैं, उनको भी अचानक यूरिन के रुक जाने के संकेत दिखाई पड़ते हैं। बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई जो है बैक्टीरियल या फंगस इन्फेक्शन नहीं है, वायरस इन्फेक्शन नहीं है, फिर भी उनकी यूरिन रुक जाती है, ऐसा देखा गया है। और जब काज लिया जाता है देखा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा देर तनाव में थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों में थे, और उनको अचानक यूरिन पास करने की दिक्कत आई, और जब यूरिन पास करने लगे तो उनको बहुत पेन होने लगा। अगला काज हो सकता है कि ये आपके यूरेथ्रा में कोई स्टोन आ गया हो, किडनी में कोई स्टोन रहा हो, वो लटक करके आप यूरेथ्रा में आया हो। यूरेथ्रा का मार्ग चूंकि सकड़ा होता है, और उस सकड़े होने के नाते हो सकता है कि वो स्टोन वहाँ से पास ना हो रहा हो। इसलिए तमाम काज ऐसे हैं जहाँ पे हमें मान सकते हैं। कभी कभी रोगी को कैथेटर लगाने की जरूरत पड़ जाती है, और कैथेटर अगर निकाल दिया गया अचानक, और उसके बाद फिर रोगी को यूरिन पास करने में बहुत दिक्कतें आती है, क्योंकि वो अचानक वहाँ पे जो यूरेथ्रा का मार्ग है वो घायल हो जाता है, या वहाँ पे इंजरी हो जाती है, जिससे वहाँ पे यूरिन पास करते समय भी पेन होता है। ये तमाम काज बन जाते हैं जो रिटेंशन ऑफ यूरिन में जोड़े जा सकते हैं। अगर कोई सिस्ट बन रहा हो महिलाओं में, विशेष करके सर्विक्स के आसपास, या पुरुषों के यूरेथ्रा में कोई ऐसा घाव हो, या कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जिससे अंदर की तरफ घाव बन रहे हो, पस बन रहा हो, या ब्लीडिंग हो रही हो, वहाँ भी इस तरीके के दर्द की या यूरिन के बार बार रुकने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो कारण कोई भी हो, अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से हम कर क्या सकते हैं? पहला काम तो हम ये करेंगे कि हमको पानी की मात्रा कम नहीं करनी है। पानी हमको पीना है, पानी जितना ही हम लेंगे अपने हिसाब से। हालांकि विशेष करके जो किडनी के रोगी होते हैं उनको पानी कम पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन यहाँ पे हम किडनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल इन्फेक्शन, यूरेथ्रल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, रिटेंशन ऑफ यूरिन की बात कर रहे हैं। तो हमारा यूरिन कंसंट्रेट नहीं होना चाहिए, यानी अगर हम पानी कम पिएंगे तो किडनी से छन के जो यूरिन हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, अगर वो ज़्यादा देर तक रुका रहा तो कंसंट्रेट हो जाएगा, और कंसंट्रेट अगर हो रहा है तो फिर वो आगे यूरिन पास करने में उसमें दिक्कतें आएंगी। इसलिए हमको पानी पीते रहना चाहिए, जिससे हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आने वाला यूरिन कंसंट्रेट ना हो, बल्कि वो डाइल्यूट रहे, हल्का रहेगा। तो चूँकि हल्के जो द्रव होते हैं वो आगे फ्लो अपना बनाने के लिए उनमें एक गति प्रदान होती है, लेकिन कंसंट्रेट जो है मटेरियल वो स्लो मोशन में चलने की प्रक्रिया करता है। ये फिजियोलॉजी के दृष्टिकोण से है, इसलिए इसको भी आपको समझना होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इन औषधियों का, हालांकि हमने अपने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में अपने अनुभव से 4 तरह के फार्मूले दिए हैं, पेज नंबर 44 पर, वो आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे काज ऑफ रिटेंशन यूरिन के आधार पे हम चर्चा कर रहे हैं। अगर स्टोन की प्रॉब्लम लग रही है अल्ट्रासाउंड से, या लग रहा है कि एक आध टुकड़े यूरिन के साथ कोई कण निकल रहा है, तो वहाँ पे आपको C4, S6, C6, C17 प्लस RE देना है। RE इसलिए देना है कि हमको इन सारी दवाओं के फंक्शन को तेज करना है, और C4 इसलिए देना है कि उन जो अंदर स्टोन जमा हुआ है उस स्टोन को हमें तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए हमको C4, और कभी कभी हमको C4 के साथ C2 भी देना पड़ जाता है। और चूंकि पेन हो रहा है तो हम दूसरे फार्मूले में हम देंगे S5, C7 और B।
बी हम इसलिए देंगे चूँकि हमारे जो ब्लड छन रहा है वो ब्लड कैपिलरीज से छन के आ रहा है। हमारे किडनी का जो बोमेंस कैप्सूल है वहाँ पे एफरेंट ब्लड वेसल्स जो एफरेंट आर्टरीज जो हैं वहाँ से छन करके जो ब्लड आ रहा है वो एफरेंट और एफरेंट दोनों के फंक्शन को तेज कर दे, इस नाते वहाँ पर हम इस प्रकार का प्रयोग कर लेते हैं कि हमको आरी देना है तो फंक्शन तेज हो जाए, क्योंकि ब्लड का छनते रहना और पानी का आगे बढ़ना ये भी ज़रूरी है। ये सब प्रयोग में देखिए, कोई भी डॉक्टर या कोई भी लेक्चरर आपको फार्मूले निश्चित नहीं कर सकता है। आप अनुभव से आपको लगेगा कि यहाँ पे अगर हम ये देते, हो सकता है इसको ये प्रॉब्लम हो तो एक दवा ये भी दे दें। तो ये हमारी किताब का मतलब ये आप ना मान लें कि उन किताबों में लिखे गए फार्मूले आपके 6 प्रकार के रिटेंशन ऑफ यूरिन के पेशेंट आए या पेशाब रुकने के पेशेंट आए तो आपके सारे फार्मूले 6 पर काम करेंगे। हर व्यक्ति के शरीर की बनावट अलग हो सकती है, हर व्यक्ति के शरीर का कंस्ट्रक्शन अलग हो सकता है, उसकी शिकायतें अलग हो सकती हैं। इस नाते आपके फार्मूले भी अपने दिमाग से कुछ हमारी बुक से ले लें, कुछ आप अपने अनुभव से ले लें और कुछ जो उसकी अन्य शिकायतों उन अंगों को आपको जोड़ना है। क्योंकि जब कभी यूरिनरी ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन अगर आप दूर नहीं करते हैं तो फिर उसका संबंध किडनी से हो जाएगा, तो फिर किडनी पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इस नाते हमने S6 यहाँ पे लगाया है कि S6 को लगाएंगे तो हमारा किडनी टू यूरेथ्रा ये और C17 लगाया है कि यूरिन को जल्दी जल्दी पास होने के लिए मार्ग क्लियर हो। इस नाते किडनी टू यूरेथ्रा हमने इसको देखा है। ये चाहे महिलाओं में हो चाहे पुरुषों में हो, दोनों में दवाएं एक ही चलेंगी। हमने तीसरी दवा का फार्मूला एक और बनाया था CNS प्लस S1 प्लस C1। S1 चूँकि आपका यूनिवर्सल रेमेडी है जो हर तरह के इन्फेक्शन में भी काम करती है, तो इस नाते CNS के साथ हमने S1 और C1 लगाया है। C1 अगर महिला है तो C1 आप दीजिए, अगर पुरुष है तो वहाँ पे आप S3 लगा दें। S3 मूल रूप से आपके प्रोस्टेट ग्लैंड, टेस्टिकल्स पर बहुत अच्छा इसका प्रभाव है। ये मैंने जब आपको S3 के फंक्शन बताए थे तो मैंने वहाँ पे हर मेडिसिन के बारे में अलग बताए थे। इस नाते S3 आपको अगर पुरुष की शिकायत है तो वहाँ पे आप CNS के साथ S1 प्लस S3 दे दीजिए, अगर महिला है तो CNS S1 प्लस C1 दे दीजिए। इन सारे फार्मूलों का अगर रोग आपको एक्यूट लग रहा है तो आप डोज 30 ड्रॉप से शुरू करिएगा। सभी दवाओं को 30-30 ड्रॉप आप 30 ml में मिलाइएगा, फिर डिस्टिल वाटर डालिएगा। और ये 30 ड्रॉप आप किससे लेंगे? वही जो 450 ml की आपने दवा बना के रखी है। बार बार हमारे साथी कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि जो आप D3 से दवाएं मंगाते हैं अपनी कंपनियों से या अपने साथियों से जहां से आप दवा लेते हैं, तो आप उनसे D3 की मांग कीजिए, OD ओरिजिनल डाइल्यूशन की मांग ना कीजिए। ओरिजिनल डाइल्यूशन या OD वही है जो आप 450 ml में कन्वर्ट करके खुद रख लेते हैं और फिर उसमें से भर के वो आपको दे देते हैं और रेट वही आपका लग जाता है, रेट आपसे वही ले लेते हैं। इस नाते OD तो आप स्वयं बना रहे हैं जो आपको पेशेंट को देना है, और वहाँ से जो OD आपको मिलती है वो सीधे शीशी पेशेंट को देने के लिए आती है। यानी वो शीशी आप पेशेंट को देते हैं, उसमें से वो 30-30 बूंद निकाल करके अपने घर में पीता रहे। इस नाते आप पहले क्लियर हो जाएं कि D3 से आपको 5 ml मेडिसिन प्लस आपको 445 ml डिस्टिल वाटर मिला करके आपका एक मेडिसिन तैयार होगी। इसी तरीके से आप 38 मेडिसिन बना लीजिए, प्लस आप CNS में 6 मेडिसिन यानी 5-5 मिला करके आपका 30 ml हो गया और 420 ml आप डिस्टिल वाटर मिला लें। तो इस तरीके से जैसे L3 में आपकी 3 मेडिसिन है तो 5-5 ml 15 ml आपकी मेडिसिन हो जाएगी और फिर आप 435 ml आप डिस्टिल वाटर मिला लेंगे। L3 में भी और L2 में भी यही तरह आपको बना रखना है। तो आपको 3 कंपाउंड बनाने, अगर आप आगे और कंपाउंड बनाना चाहते हैं, तमाम आपके C7 है जिसमें आप C5 और A2 दोनों बराबर से मिलाकर बना के रख सकते हैं, काम आपके ज़रूरत पड़ जाएगी। S9 है, S8 है, आपका C16 है, तमाम ऐसे महत्वपूर्ण कंपाउंड मेडिसिन है जिसको आप बना करके एक बॉटल में 450 ml में रख लें। रोगी को आप उसी में से 30 बूंद 20 बूंद निकाल के 30 ml की शीशी में डाल दीजिए और फिर उसमें डिस्टिल वाटर भर के रोगी को दे दीजिए। फिर रोगी की शारीरिक दशा को देखते हुए आप उसमें से 2 ड्रॉप्स लेके, हो सकता है बच्चा हो कोई, आपने 10-10 ड्रॉप पहले 30 ml बना लिया, फिर बच्चे को पिलाना है तो बच्चे को 2 ड्रॉप उसमें से निकलवाइए और 1 चम्मच वाटर में या 1.5-2 चम्मच वाटर में उसको पिला दीजिए। कोई बड़ा आदमी है उसको 20-20 ड्रॉप दीजिए, 30-30 ड्रॉप दीजिए। डोज तो हमने पहले सेट कर दिया आपके 30 ml में, अब रोगी के अनुसार डोज आपको तय करना है।
ये आप कंफर्म मान लें कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की औषधियों में डोज अगर ज़्यादा हो जाएगा या घट जाएगा या कम हो जाएगा या न्यूट्रल रह जाएगा उसके बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन से, तो रोगी को कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। तमाम शिकायतें आती हैं कि सर डोज मैंने इतना दिया था और रोगी ये कंप्लेंट कर रहा है। रोगी कोई भी कंप्लेंट करे, आपकी दवाओं का कंप्लेंट नहीं है, वो रोगी के पुराने रोग या तो उभर रहे हैं। अगर दवाएं आपकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की हैं तो उसका कोई कंप्लेंट नहीं आना चाहिए, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर डोज आपने ज़्यादा दे भी दिया है, मान लीजिए उस रोगी को 20 ड्रॉप देना था और आपने उसको 30 ड्रॉप दे दिया है, तो उस एक्सेस 10 ड्रॉप्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हमारी मेडिसिन का जितना काम है उतना ही करेगी। फिजियोलॉजिकल दृष्टिकोण से फीडबैक मैकेनिज्म में बाकी मेडिसिन हमारे टिश्यू फ्लूइड में सबसाइड कर जाएंगी। इसलिए चिंता का विषय नहीं है कि हमने रोगी को अगर ज़्यादा दे दिया तो फिर क्या होगा। रोगी की कंप्लेंट अगर आती है तो यह आप निश्चित मान लें, अगर आपको ये लगता है कि आपकी दवाओं से ही उसको नुकसान हुआ है तो इसको 110% मान लीजिए कि आपकी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन जो आप तक पहुंची वो किसी अन्य चिकित्सा पद्धतियों पर आधारित बनाई गई है, वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रोसेस से नहीं है या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन नहीं है। इसलिए रोगी के कंप्लेंट के बाद आप दवाओं को बना दीजिए, और बनाने के बाद अगर वो कंप्लेंट करता है कि आपकी दवा से हमारा सरदर्द बढ़ गया या कॉन्स्टिपेशन हो गया, तो हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ऐसा इतिहास कभी मिला नहीं है पिछले मेरे 37 वर्षों में कि रोगी ने दवा खाने के बाद हमारे दवा के बाद उसने कोई कंप्लेंट की हो। दवा का फायदा ना हो, उसी पे स्थिर रहे रोगी, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन दवा खाने के बाद कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम बढ़ जाए तो इसका तात्पर्य ये भी हो सकता है कि उसने आपसे कुछ छिपाया हो, और वो छुपाया हो या तो वो किसी अन्य चिकित्सा पद्धतियों की मेडिसिन ले रहा हो जो आपको ना बताया हो, तो उन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट चल रहा हो जो आपकी दवाएं वहाँ तक ना पहुँच पाए हो, या आपने सही दवाओं का चुनाव ना कर पाए हो, क्योंकि रोगी की कंप्लेंट से आप नहीं पहुंच पाए हों। जैसे हमारे एक साथी हैं, इसमें लाइन पर होंगे, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने एक शायद ल्यूको किसी एक रोग को उन्होंने देखा था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि सर उसका रोग बढ़ गया है। तो मैंने कहा कि पहले आप चेक करें कि क्या रोगी और कोई दवा तो नहीं ले रहा है, या रोगी के खान पान में ऐसा तो नहीं कि आप 3 दिन में तो रोगी का रोग 3 गुना तो होगा नहीं। आपकी दवाएं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की हैं तो रोगी 3 दिन में उसकी शिकायत बढ़ेगी नहीं, बल्कि स्थिर रहेगी, उसी पर स्थिर रहेगी अगर आप दवा का चुनाव सही नहीं कर पाए हैं। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है। और हमारे तमाम साथी ये शिकायत करते हैं कि सर पहले दवा बहुत काम करती, बाद में दवा का काम या फंक्शन धीमा हो जाता है। तो काम या फंक्शन धीमा नहीं होता, फिर बॉडी उसी रेट पर अपने आप को कांस्टेंट कर देती है, स्टेबल कर देती है। तो अब आपको क्या करना है कि आप उस डोज को थोड़ा सा पहले घटा दीजिए, और घटाने के बाद फिर आप उसको डोज को बढ़ा दीजिए। जैसे मैंने एक उदाहरण भी आपको दिया था, जैसे आप अपने घर में मॉर्टिन लगाते हैं, मच्छर पहली रात में खूब भागते हैं, और इसके बाद आप 10 दिन 15 दिन के बाद देखिए आप मॉर्टिन जलाते रहिए, मच्छर आपके हाथ चारों तरफ घूमते रहते हैं और आपको काटते भी रहते हैं। लेकिन जब आप कोई नई मॉर्टिन ला के जला देते हैं तो मच्छर फिर भाग जाते हैं। उसी तरीके से हमारी इन दवाओं में जब रोगी का रोग ठीक हो जाए तो दवाओं को कांस्टेंट मत करिए कि आपने 20 ड्रॉप दिया, रोगी ने कहा साहब बिल्कुल ठीक हो गए और अभी आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में दवा चलानी है तो आप 20 ड्रॉप ही देते रहें। फिर आप डोज को 19-20 कर दीजिए, या तो नीचे उतार लीजिए, 2-3 दिन दे करके देख लीजिए, और फिर बढ़ा के 1-2 ड्रॉप बढ़ा के दे लीजिए। आप उस ड्रॉप पर अगर स्थिर रहेंगे तो बॉडी उसी पे कांस्टेंट कर जाएगी। फिर आगे काम करने में फिजियोलॉजिकल दृष्टिकोण से, चूंकि वो एंजाइम्स जा करके हमारे टिश्यू फ्लूइड, हमारे टारगेट सेल पर एंजाइम्स की प्रस्तुत कर चुके हैं। अब उस एंजाइम्स के बैलेंस को हम डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे हैं। अब जब हम थोड़े एंजाइम्स कम कर देंगे तो उसकी एक्टिविटी जा करके उस प्रोसेस में बढ़ जाएगी। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, और कोशिश करिए कि रोगी के रोग को समझ करके फिर डोज तय करिए और फिर दीजिए, फिर देखिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जादू। आप अब तक मेरे साथ रहे हैं और आगे भी आप मेरे साथ रहेंगे। एक कदम आप चलेंगे, एक कदम मैं चलूंगा, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का झंडा यूं ही बुलंद रहेगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।